in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। अखिलेश ने अगर जिना का नाम ले दिया तो उसमें मुझे ये बताएं कि कहाँ उन्होंने अखिलेश ने जो है वो देशद्रोह कर दिया या कहाँ किसी देश के जो है वो संविधान की जो है धज्जियां उड़ा दी। जिना 47 से पहले देश के बेटे थे या नहीं थे? जैसे भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी ऐसी कायदे आज़म ने भी तो लड़ाई लड़ी थी। वो तो बंटवारे के बाद दोनों अलग मुल्क हो गए, चले गए। क्योंकि हम समाजवादी के दौर में भी पिटे, हम भाजपा के दौर में भी पिटे, हम कांग्रेस के दौर पे भी पिटे। इसलिए इस बार हम चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी लीडरशिप। कोरोना काल में हमने देखा लाशें गंगा में तैरती रहीं, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिले, तो जनता पूरा मूड बनाए हुए है, वो कहाँ वोट करेगी। आप कहेंगे मुस्लिम पढ़ते नहीं है, मुस्लिम इलाके में दिखा दीजिए, पीजी कॉलेज है, यूजी कॉलेज नहीं है। चुनावों में एएमयू का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सियासत चरम पर है। यहाँ पर जब भी छात्र आता है तो समझ जाता है कि आखिर बारीकी के साथ राजनीति में आगे कैसे बढ़ना है और राजनीति में अपनी सोच क्या होनी चाहिए, उसको लेकर भी तमाम यहाँ के छात्र तेज तर्रार रहते हैं। तो मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं और इनसे जान लेते हैं कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ दिमाग में चल रहा है और सियासत एएमयू की जो है कहते हैं अलीगढ़ में वही असर डालती है। तो यहाँ की सियासत इस बार क्या कह रही है? देखिए, हमारी इस वक्त की अगर सिचुएशन देखा जाए तो हम इस बार बात करेंगे कि माइनॉरिटीज इश्यूज जो है उस पर, क्योंकि बहुत अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है इस बार किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ड तक नहीं है। सबसे बड़ी इश्यूज ये है, क्योंकि हम समाजवादी के दौर में भी पिटे, हम भाजपा के दौर में भी पिटे, हम कांग्रेस के दौर पे भी पिटे। इसलिए इस बार हम चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी लीडरशिप। ये इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, वही समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी 2010 से 12 से 17 तक, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि 27% मुसलमानों को अंडर ट्रायल पे लिया गया। कहाँ गई सेकुलरिज्म आपकी? वही समाजवादी जब 23 लोग एनआरसी के प्रोटेस्ट में मारे जाते तो अखिलेश यादव वहाँ तक पहुँचने तक नहीं जाते। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही बीजेपी की सरकार पे हमारी बहनों को नीलामी किया जाता है, बहनों की तस्वीर बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूट कह के। और अफसोस की बात ये कि नजीब की माँ जो 5 साल से अपने बेटा की जस्टिस के लिए उसकी तस्वीर बेचा जा रहा है। अब हम हर दौर पे पीटे हैं। इसलिए अब हम बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात है कि अपनी कौम की इश्यूज़ को उठाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। इसलिए अब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे, अब हम अपने लीडरशिप चाहेंगे। क्योंकि बहुत हो गई कि ये मैच फिक्सिंग होगा कि तू रहेगा या मैं रहूँगा या तू। कब तक रहते रहेंगे? हम दलित मुस्लिम का भी तो अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कब तक रहेंगे? यही कांग्रेस आज यहाँ के डेमोक्रेसी की रो रही है। यही कांग्रेस जब छत्तीसगढ़ में ट्राइबल को जब सुकमा में प्रोटेस्ट करते हैं तो वही कांग्रेस उन तमाम ट्राइबल को मारते हैं। 3 ट्राइबल को मारा गया, वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत का भी मौत होती है। राजस्थान में यही कांग्रेस की जब उर्दू टीचर प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रियंका गांधी से मिलने तक नहीं पहुंचती है। तो कहाँ गई आपकी डेमोक्रेसी और कहाँ गई सेकुलरिज्म? ये बीजेपी कांग्रेस ये तमाम समाजवादी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये कब तक चलेगा कि मैच फिक्सिंग की तू या मैं या तू? नहीं, अब हमें भी चाहिए हमारी अगर 18% फीसदी है, समाजवादी ने सिर्फ 36 या 35 मुस्लिम को टिकट दिया है, जबकि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 76 टिकट देना चाहिए था कम से कम। 18% 19% मुस्लिम वो है। कहाँ गई आपकी सेकुलरिज्म? तो अब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे। अब इस बार हम मुस्लिम लीडरशिप चाहते हैं और साथ साथ जो दबे और भी कमेटी है, दलित और सब मिलके एक अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो इस बार हम मुस्लिम लीडरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे। ये लाएंगे कहाँ से आप? ओवैसी कह रहे हैं कि वो पूरी लीडरशिप को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन के तौर पे ओवैसी है या फिर अपने आप फिर आप कैसे तय करेंगे? देखिए, वक्ती तौर पे और हालात को देखते हुए तो अभी तो ओवैसी से अब जिस तरह से संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एक संघर्ष की कगार पे खड़े हुए हैं। और अभी मैं समझता हूं कि ओवैसी यूपी 22 में तो मुझे लगता है किसी तरह की कोई भूमिका में नज़र नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, और पार्टी जितनी भी हैं, वो चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या आरएलडी हो या उसके अलावा अन्य कोई भी पार्टी हो, सब लोग दावा करते हैं कि हम हर किसी के फ़ायदे के लिए काम करेंगे, हर किसी के लिए हित के काम करेंगे। लेकिन अब तक असल में क्या है कि 2014 में 14 के बाद तो बीजेपी आई है, लेकिन उससे पहले और भी पार्टियों का राज रहा है। लेकिन किसी भी पार्टी ने लगता नहीं है कि मुस्लिम समाज के लिए या दलित समाज के लिए या पिछड़े समाजों के लिए कोई काम किए हैं। ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं सारी सरकारें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम वोट का ज़्यादा दावा भरने वाली कोई भी पार्टी है, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो या आरएलडी हो, कोई भी ये कहता है कि मुस्लिम वोट हमारा है, तो मुस्लिम वोट पाने के लिए सबसे पहले कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला मुद्दा शिक्षा पे आता है। अलीगढ़ मुस्लिम सेंटर है, किशनगंज सेंटर 2013 में स्टेब्लिश
पेश हुआ था और उसे फंड सेंक्शन हुआ था 136.8 करोड़ सेंक्शन हुआ था, लेकिन उसमें से 10 करोड़ फंड रिलीज़ किया गया है और उस 10 करोड़ की वजह से वो 10 करोड़ सिर्फ, और बाकी फंड अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। हमारा सबसे अहम मुद्दा इस टाइम जो चल रहा है यूपी 22 चुनाव में, क्योंकि मैंने एक मुहिम छेड़ी है, कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा हूँ और परसों हम इस पर डिजिटल कैंपेन भी चलाने वाले हैं। वो ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे सब पे डिजिटल कैंपेन चलेगा और इंशाल्लाह हमारी आवाज़ भी बुलंद होगी। हम चाहते हैं कि कोई भी अगर मुस्लिम वोट की दावेदारी कर रहा है तो वो ये फंड रिलीज़ करे किशनगंज का, ताकि वो सेंटर को बचा सकें, उस आवाम पॉपुलेशन को जो वहाँ का गरीब तबका उसको पढ़ा सकें। तो पढ़ाने लिखाने की बात चलनी चाहिए, रोज़गारी पे बात चलनी चाहिए, और जो लोग, जैसे मैं बात करूं एक मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली की, उनके बीच में जाने की बात की जाए, ना कि ये कि चुनाव आते ही ज़मीनी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हवा में बात कर, सिर्फ माइनॉरिटी की बात करके आप वोट हासिल कर लें। मेरा सवाल ये है कि अभी अलीगढ़ का माहौल इस समय क्या चल रहा है, और इस समय तो तमाम नेताओं यहाँ पर आकर और आपके घरों पर आकर वोट भी मांग रहे होंगे, तो परिस्थिति आपको समझ में आ रही है इस बार? देखिए, जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि वो किसको वोट करेंगे। जिन्होंने करोड़ों नौकरी देने का वादा किया, जिन्होंने 15 लाख डालने का वादा किया, वो सब झूठे साबित हुए, और जिन्होंने चिकित्सा की बात की वो भी पूरे झूठे साबित हुए। कोरोना काल में हमने देखा लाशें गंगा में तैरती रहीं, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिले, तो जनता पूरा मूड बनाए हुए है, वो कहाँ वोट करेगी। और अभी भाई कह रहे थे रही क़यादत की बात, तो वो ठीक है, करनी चाहिए, हर एक कम्युनिटी को अपना एक लीडर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक बात बताइए कि क़यादत जो है वो क़यादत वालों से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। अवाम, अब एक बात बताइए, आप क़यादत का कैंडिडेट तो सिर्फ एक सीट पर खड़ा है, बाकी जो सीटें हैं 6 बची हैं, उन पर क़यादत वाले वोट कहाँ करेंगे? या मेरे दोनों भाई बताएं, ये दोनों भाई वोट कहाँ करेंगे? क़यादत की बात होनी चाहिए, कम्युनिटी के लीडर होने चाहिए, लेकिन क़यादत के बाद में जो जनता ने जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल पार्टियां उनका मुद्दा उठा दी, तो जनता उनको वोट करेगी। वो मूड बनाए हुए हैं। जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को आतंकवादी कहा, वो उनको वोट नहीं करेंगे। जो किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने उनके धरनों में जान डाली, जो उनके लिए लड़ रहे हैं, और हम यहाँ सब किसानों की औलाद हैं, तो हमें पहले किसानों की बात करनी होगी। हम क्यों हिंदू के नाम पे, हम क्यों मुसलमान के नाम पे, हम डिबेट को छोटा क्यों करना चाह रहे हैं कि मुसलमान कहाँ वोट करेगा? अरे आप ये कहिए कि देश की सबसे बड़ी आज़ादी किसान, वो कहाँ वोट करेगी? बात तो ये सही कह रहे हैं कि भाई क्यों ना कम्युनिटी वाइज कब तक हम लोग जवाब दे देता हूं इनका। इन्होंने कहा, ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जो सेकुलरिज्म के नाम से बेवकूफ़ी, आप देखिए, इन्होंने, ये मेरे भाई ने ये कहा कि आप ये मुझसे किसान को खालिस्तानी कहा जाता है। इन्होंने एक बार ये कहा कि मुसलमान को जब आतंकवादी कहा जाता है, कहाँ गई थी आपकी आरएलडी? रही बात, सुन लीजिए, अरे जवाब दे रहा भाई, नहीं सुन लीजिए, अरे मैं सुन लीजिए, माइनॉरिटीज का बात इसलिए कह रहा हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात सुन लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात कहा था, और ये हकीकत है, जब तक आपने लीडरशिप नहीं कर, मुजफ्फरनगर दंगा में कौन शामिल था वो सबको पता है। जिस शख्सियत को आप हीरो बनाए तो वही जिम्मेदार, उनके भाई जिम्मेदार थे मुजफ्फरनगर दंगे के। और बात रही सेकुलरिज्म और इनकी बात कर रहे, मुस्लिम इशू इसलिए बात कर रहे, 27% मुसलमान को जेल पे घुसाने के पीछे अंडर में कौन था? वो मुस्लिम लिटरेसी क्यों 48% है? आप कहेंगे मुस्लिम पढ़ते नहीं है, मुस्लिम इलाके में दिखा दीजिए, पीजी कॉलेज है, यूजी कॉलेज नहीं है। आप बात, दूसरी बात, अपनी एक बात कह दूं, आपने कहा कि मुस्लिम कहाँ वोट करेगा। देखिए वैसे सब अभी आए हैं, लेकिन इससे आने से पहले आप लोग तौहीन लगा दे रहे हैं आरएलडी और समाजवादी वाले कि बी टीम आ गए। असली बी टीम तो आप लोग है। आरएसएस से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी अखिलेश जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं गए। आरएसएस से मुलाकात करने में समाज, देश में जो 70 साल में आरएसएस को जब बैन लगाया था, इसके बाद किसने खोला? उन सेकुलर पार्टियों ने आरएसएस को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। रही बात, आपको एक बात ये कह दूं कि अपनी बात हम कहा कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका। इलेक्शन के आने बाद देख लीजिएगा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिम लीडरशिप की जो बात है वो कैसा होता है, वो देख लीजिएगा आप। अच्छा, मुझे बताइए ज़रा, क्योंकि अल्पसंख्यकों का कहाँ रुझाव जाने वाला है? क्या दिमाग में यही चीज़ें रहेंगी कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक इधर जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक ये सोचेगा, आखिर तमाम सियासतदान आकर समझाते रहेंगे कि आप हमको वोट दें? ये तो तमाम सालों से चलता ही आ रहा है, आखिर अपना स्टैंड अप कब लिया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो भी चैनल्स जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक कहाँ रहेगा, तो ये को नहीं पूछते कि हिंदू वोट बैंक कहाँ रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी है। हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, इसकी बात अगर होती तो शायद ये देश नहीं होता। कल 26 जनवरी है और देश का जो है वो गणतंत्र दिवस है, जब हमारे मुल्क के अंदर जो है वो संविधान लागू हुआ। तो मुझे शर्म आती है इन चीज़ों पर, उन तमाम लोगों की बोलने पर भी मुझे शर्म। सर, आपको लगता नहीं कि आपके सियासतदान जो हैं वो आके तो इसी बात पर वोट मांग रहे हैं ना आपसे कि भाई हमको वोट दीजिए, हम आपके रहनुमा हैं, हमको वोट दीजिए, हम ये तय करेंगे कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसी आधार पर राजनीति तमाम चल रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इस नाम पर आकर वोट मांग रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ चुकी है। अभी जो हुकूमत चल रही है वो उन्हीं लोगों की चल रही है जो हिंदू की बात करते हैं, देश की बात नहीं करते, संविधान की बात नहीं करते।
गणतंत्र दिवस से उन्हें कोई मतलब नहीं, 26 जनवरी का कोई मकसद ही खत्म हो गया। जो अभी तक डिबेट हुई है, इस पूरी डिबेट में कहीं 26 जनवरी का मकसद ही समझ में नहीं आया। बात होनी चाहिए मुल्क की। बात करते हैं साहब, किसी ने कुछ नहीं करा, ओवैसी साहब राजनीति करेंगे, क़यादत खड़ी होगी, सियासत खड़ी होगी। इससे पहले क्या था देश के अंदर? क़यादत नहीं थी। क़यादत किसे कहते हैं? क़यादत कहते हैं लीडरशिप को। लेकिन उस वक्त जो लीडरशिप थी वो थी जो आज़ादी के रहनुमाओं ने ख्वाब देखा था, हमारी इस तरह से मुट्ठी होगी। ये मुल्क जो है वो सेकुलर मुल्क है। ये मुल्क वो है जिसमें सबकी बराबरी है। लेकिन आज ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई जो बराबरी की बात ही नहीं करते, जो सिर्फ उन चीज़ों में उलझा देना चाहते हैं जिन चीज़ों का कोई विकास से, चांद पर पहुंचने से, टेक्नोलॉजी से, साइंस से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ये लोग भी बहकते चले जा रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चुनाव में तो जिन्ना का मुद्दा भी आ जाता है। इस बार तो जिन्ना का मुद्दा फिर से आ गया है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिन्ना का नाम दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और संबित पात्रा जो हैं बीजेपी के, वो उस पर तंज कस रहे हैं। तो अब तो मुद्दा फिर से वही चलता आ रहा है। ये तो अलीगढ़, AMU और जिन्ना, आपको लगता नहीं कि हर बार चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, हर में ये मुद्दा निकल के आ रहा है? हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। जिन्ना का नाम लिया जाएगा, जिन्ना के नाम पे सियासत होगी। अखिलेश ने अगर जिन्ना का नाम ले दिया तो उसमें मुझे ये बताएं कि कहाँ उन्होंने, अखिलेश ने जो है वो देशद्रोह कर दिया, या कहाँ किसी देश के जो है वो संविधान की जो है धज्जियाँ उड़ा दी। जिन्ना 47 से पहले देश के बेटे थे या नहीं थे? आप बताइए मुझे। चलिए, इस देश में पैदा हुए, हिंदुस्तान में जो हमारी माता है, 47 से पहले पाकिस्तान का जो अब हिस्सा है वो 47 से पहले हमारी माता नहीं थी क्या? 47 में तो बंटवारे की लकीर खींची, ऐसा दंश दिया, और उन्हीं लोगों ने दंश दिया है जो विक्टोरिया की पूजा करते हैं। उस पर कोई सवाल नहीं करता। जिस विक्टोरिया ने न जाने कितने सूरवीरों को फांसी पर चढ़ा दिया, जिसने जवान भगत सिंह को जो है वो फांसी पर लटका दिया, माओं की गोदें उजाड़ दी, बहनों की असमतें चीर कर दी, उनके लोगों ने उनके हुक्म पर उसी विक्टोरिया की पूजा करते हैं। उस पर कभी कोई डिबेट नहीं होती। आप भी सवाल नहीं पूछते। जो जिना भारत माता की गोद में पैदा हुआ 47 के बाद, जिना ने जो है वो 47 के बाद में जिना जो है वो राक्षसी, जो भी उसका प्रमाण मिलता है भारत के साथ गद्दारी का, 47 के बाद का है ना। लेकिन जो अखिलेश ने जिक्र किया वो 47 से पहले का जिक्र किया था। आप इतिहास को मिटा देंगे या मैं मिटा दूंगा? ये लोग इतिहास ही तो मिटा देना चाहते हैं। जिन्ना तो महापुरुष थे। जैसे भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, ऐसी कायदे-ए-आज़म ने भी तो लड़ाई लड़ी थी। वो तो बंटवारे के बाद उन अलग मुल्क हो गए, चले गए, लेकिन एलिगेशन तो उनके ऊपर लगाया जाता है ना। देखिए एक चीज में देखिए, जिन्ना, सबसे बड़ी बात एक भी समझ लें कि जिन्ना हमारा इतिहास से आस्था नहीं है। ये मसला ये है ना, हिंदुस्तान में एक चेहरा देता है। जब भी अगर देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो हमेशा ये सोचते हैं कि मुस्लिम पाकिस्तान का साथ देगा। तो ये एक माहौल बना दिया, परसेप्शन बना दिया। जिन्ना हमारा इतिहास है, आस्था नहीं, और इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। दूसरी बात अब आती है कि AMU में जिन्ना की तस्वीर क्यों लगा हुआ है? AMU में जिन्ना की तस्वीर आज़ादी से पहले लगा हुआ है। दूसरी बात में जिन्ना जो है वो पड़ोसी मुल्क की आस्था हो सकते हैं और उनका इतिहास हो सकते हैं। जिन्ना का हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जिन्ना ने वो दंश दे दिया जिससे हमारी माँ की छाती को चीर दिया गया। जिन्ना भी शामिल थे, और उसमें वो गॉडसे के जो बुजुर्ग थे, गॉडसे के बुजुर्ग, गॉडसे भी उसी रणनीति का था। गांधी का कत्ल क्यों हुआ? क्योंकि वो जिन्ना को भी रोकना चाहते थे और उन्हें भी रोकना चाहते थे। ये वो कातिल हैं। जिन्ना ना हिंदुस्तान का, आज का जो हिंदुस्तान है उसमें जिन्ना की कोई जगह नहीं है। जो जिन्ना को महापुरुष मानते हैं वो मानते होंगे, जो जिन्ना को इतिहास और जिन्ना को आस्था मानते होंगे वो मानते होंगे। जिन्ना का कोई रिकॉर्डेड 47 के बाद के संविधान में जिन्ना का कोई हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं है और जिन्ना का कोई मतलब नहीं है। की कमी है। मैं एक सवाल आपसे लेता हूँ आखिरी, कि अब हम देखते आ रहे हैं पूरे अलीगढ़ में कि इस समय जो है वो तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है किसी की सरकार बनेगी, कोई कहता है ये प्रत्याशी जीतेगा। आपके घर जब आते हैं इस समय प्रत्याशी वोट मांगने के लिए, तो आपके खुद के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का रहता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है, मॉब लिंचिंग हो या फिर कस्टोडियल डेथ हो, बहुत बड़ा इशू है मुस्लिम सुरक्षा के लिए या फिर महिलाओं सुरक्षा के लिए। सबसे मेन मुद्दा वही है जो इशू है हमारा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इन लोगों के हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम ये छात्र हैं, और इन्हीं छात्रों के, मैं चुनावी और बता दूंगा आपको, हमेशा मेरा ये मानना है, और मीडिया की, देश की मीडिया को मेरा ये कि अपना एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां संविधान लागू हुआ है, मेरी उनसे ये विनती है कि इस इलेक्शन में बिल्कुल भी मुसलमान कहाँ जा रहा है या ये कहाँ जा रहा है इसकी बात ना करें, बल्कि ये करा जाए कि जो आज़ादी के दीवाने थे, जो गणतंत्र दिवस को मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो 15 अगस्त को यानी कि आज़ादी के दीवानों को मानने वाले हैं, जो गांधी को मानने वाले हैं, वो लोग किधर जा रहे हैं। बात मुद्दों की होगी, बात विकास की होगी, बात टेक्नोलॉजी की होगी। हमारा मुकाबला पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं है, हमारा मुकाबला अमेरिका और चाइना से है।
और हम वो चाहते हैं जो मुद्दों की बात करेंगे उनकी हुकूमत आएगी, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, हर वो नागरिक जाग चुका है जो हिंदुस्तान को बचाने की बात करता है, संविधान की बात करता है। देखिए भाई ने सेकुलरिज्म की बात की, बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान की जमहूरियत में सेकुलरिज्म है, लेकिन आप कौन सी सेकुलरिज्म की बात करें? पॉलिटिकल सेकुलरिज्म एक होता है और एक सेकुलरिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेकुलरिज्म उसको हम मानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को हम नकामते हैं। इसलिए नहीं, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या है? देखिए, आप अगर सेकुलर पार्टी को वोट करेंगे तो आप सेकुलर बन गए, उनकी दरी बिछाएंगे आप बन गए, आप सेकुलर है, लेकिन बाकी मुद्दा नहीं। आप कहे देश की डेवलपमेंट की बात की, नहीं। देखिए ये इल्जाम कसी होती है। अगर हम हिस्सेदारी लेते हैं, इस मुल्क में कौन सी चीज है जो हमें नहीं मिलती? अच्छा देखिए, अब मैं समझाता हूँ। उन्होंने कहा, भाई ने कहा, भाई 1 मिनट में आपको जवाब दे रहा हूँ, देश तब बढ़ेगा जब हर तबके को आप इक्वलिटी देंगे। इक्वलिटी कहाँ है? स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट बात कर लीजिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा लीजिए आप नहीं, आप बताइए 1 मिनट। मैं कौन इसके लोगों ने छीनी है ना? नहीं, आपकी कांग्रेस बाबरी मस्जिद की ताला किसने खोला है? आप ही की कांग्रेस की राजीव गांधी ने खोला है। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर दंगे के फाइल किसने, गोरखपुर के फाइल दंगे किसने बंद कराया? मस्जिद बात की है आपने? अच्छा नहीं, कितनी मस्जिद आप भी वही करेंगे जो ये खून की राजनीति करते हैं? हम ये नहीं करेंगे, आप भी वही करेंगे, राजनीति करेंगे। राजनीति जो भी है आखिर वहीं टिक जाती है कि दो भाइयों को आपस में लड़ा देती है। राजनीति जो असल, मैं आपको बता दूं, राजनीति का मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ना। राजनीति का दूसरा पहलू ये भी है कि आपस में प्रेम और मोहब्बत का संदेश देना, ये ना करना, बल्कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई ना करना, बल्कि आप इंसानियत का परचम लहराना। और मैं मानता हूं इस बार 2022 में जो भी चुनाव में जीत के आएगा वो इंसानियत को जीत के आएगा, ना कि किसी पार्टी के चिन्ह से वो अपने आप को ये साबित करे कि मैं इस पार्टी का झंडा गाड़ूंगा। इसके बाद हमसे बातचीत करने के लिए ये तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिनकी राय आप सुन रहे थे, जो अपने दिल की बात आपको बता रहे थे और ये समझा रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस सोच के हिसाब से, किस हालात के हिसाब से और किस परिस्थितियों के हिसाब से ये अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, और आगे आने वाले समय को देखते हुए ये लोग अपना प्रयास या फिर कहा जाए तो अपने मत का प्रयोग करते हुए आपको नजर भी आएंगे। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा।